नमस्कार मित्रों। एक्सपोजन कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, कल हम जो मनोविज्ञान विषय वस्तु को लेकर जो उसकी सबसे पहले पाठ्य पुस्तक यानी कि उसकी जो रणनीति के बारे में मैंने आपको बेसिक बताया था, उसको मैं आगे बढ़ाते हुए आज सबसे पहले आप सभी सम्मानित सदस्यों का, सभी सम्मानित छात्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और एक छोटी सी अपील करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्र मंडली में इसको शेयर कीजिए तथा अपने कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से हमें दीजिए। हम आपके लिए क्या और बेहतर कर सके, इसके लिए भी मित्रों आप हमें आपके कीमती सुझाव आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। मित्रों, मैं कल आपको जो विषय वस्तु पढ़ाया था वह अभी आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे जो वर्णित है। मित्रों, एक बार मैं फिर बता दूं, सबसे पहले मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु का जो उभर के आई थी, ये आपकी आई थी मित्रों 14वीं सदी में। बहुत ध्यान से देखना मित्रों, 14वीं सदी में आपकी मनोविज्ञान की सबसे पहले विषय वस्तु निकल के आई थी। ये किस आधार पे आपकी विषय वस्तु निकल के आई? मित्रों, मैंने आपको कल बताया था, प्रारंभ में यूरोपियन यानी कि जो आपके ग्रीक जो देश होते हैं यानी यूनान जो देश होते हैं, उनमें कुछ लोगों ने इस बात को लेकर, बहुत बड़े वो दार्शनिक थे और दर्शन में आपको पता है हम इन्हीं विषय वस्तु को पढ़ते हैं कि आत्मा क्या होते हैं, परमात्मा से आत्मा का मिलन हम कैसे करवा सकते हैं। इसी वस्तु को ध्यान में रखते हुए, इसी विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए मित्रों, कुछ व्यक्तियों ने सबसे पहले ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें संज्ञान में लाया, उन्होंने हमें कुछ ज्ञान दिया। और सबसे पहले मित्रों ध्यान देना, तीन प्रमुख दार्शनिक हुए, जिनमें सबसे पहला था सुकरात, और सुकरात के ही शिष्य थे मित्रों प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। मित्रों, मनोविज्ञान की जो शुरुआत हुई थी वह 14वीं ईसा पूर्व से हो गई थी। बहुत सारी गाइडें मैंने आपको कल भी बताया था और ये कई बार क्वेश्चन भी आपके कंपटीशन एग्जाम में, और पिछली बार 2011 में मित्रों ध्यान देना ग्रेड सेकंड में क्वेश्चन तक आया हुआ है कि मनोविज्ञान की जो वास्तविक जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी। तो जो हमारी मार्केट में जो अवेलेबल जो बुक है उनमें मित्रों ध्यान देना आपके 16वीं शताब्दी दी है, जो इसका अभिप्राय ठीक ठाक नहीं बैठता। मित्रों, जो मनोविज्ञान की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 14वीं ईसा पूर्व या सदी से। मित्रों ध्यान देना, सबसे पहले इसी विषय वस्तु को लेकर मनोविज्ञान आगे बढ़ी थी कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति कैसे कर सकता है। और मित्रों, मैंने आपको कल बताया था कि सबसे पहले सुकरात आए और सुकरात ने कहा कि ईश्वर की प्राप्ति हमें तब हो सकती है जब हम मनुष्य अध्ययन करें। यानी कि सुकरात बताते हैं कि मनुष्य जब तक अपना खुद का अध्ययन नहीं करेगा तब तक वह ईश्वर को नहीं जान पाएगा। इसलिए ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे पहले मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। वह इस बात को कहकर अपने शब्दों को वहीं पे विराम देते हैं और इसके बाद में उनके जो शिष्य थे प्लेटो ने मित्रों ध्यान देना तीन नए शब्द दिए थे, मनुष्य, आत्मा और परमात्मा। उन्होंने बताया था कि प्रकृति में तीन ऐसे कंटेक्ट होते हैं, एक मनुष्य हुआ, एक आत्मा हुआ और एक परमात्मा परमात्मा हुआ। ये आपस में अपने आप में एक बंधे हुए होते हैं। और मित्रों ध्यान देना, उन्होंने ये भी बताया कि प्रकृति में जो ये तीन सब्जेक्ट है, एक मनुष्य हो गया, एक आत्मा हो गई और एक परमात्मा हो गई, इनको कभी अलग नहीं कर सकते, इनसे कभी ये अपने आप से अलग नहीं होंगे। और मित्रों, प्लेटो ही ऐसे विद्वान थे जिन्होंने ये बताया कि अगर मनुष्य अच्छे से आत्मा का अध्ययन करता है, आत्मा क्या है, आत्मा कैसी है, आत्मा का आकार क्या है, इन तमाम चीजों के बारे में अगर कोई मनुष्य आत्मा की पूरी परिभाषा के बारे में समझ जाता है तो फिर मित्रों ध्यान देना, इस आत्मा के जरिए ही उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है। लेकिन मित्रों, अभी तक जो ये दो वैज्ञानिक, दो बड़े दार्शनिक हमारे सामने विचार लेकर आए थे, ये केवल और केवल इसी विषय वस्तु पर बात कर रहे थे। इन्होंने अपना कोई सिद्धांत नहीं दिया था, इन्होंने कोई अपने आप में एक अवधारणा नहीं दी थी। लेकिन मित्रों ध्यान देना, सबसे पहली बार जो इस आत्मा के अध्ययन को, जो यहाँ पर भी आत्मा का अध्ययन चला था, यहाँ पर भी आत्मा का अध्ययन चला था, इस विषय वस्तु को सबसे पहले अध्ययन के रूप में जो लेकर आए वह प्लेटो के शिष्य थे, उनका नाम था अरस्तु। मित्रों, अरस्तु ने सबसे पहले कहा कि आत्मा का विज्ञान, उन्होंने बताया कि जो मनोविज्ञान होते हैं वह अपने आप में एक आत्मा का अध्ययन है। उन्होंने इस दार्शनिक जो एक सब्जेक्ट थी मनोविज्ञान, उसके बारे में बोला कि जो मनोविज्ञान होती है वह आत्मा का विज्ञान होती है। यानी कि हम मनोविज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? आत्मा का विज्ञान के बारे में। मित्रों, इसीलिए कहा जाता है और कई बार क्वेश्चन भी बनते हैं कि आत्मा का विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो वह हमारे सबसे बड़े दार्शनिक है अरस्तु। मित्रों, आपसे पूछे प्राचीन मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो वह भी आपका आंसर जाएगा अरस्तु को।
मित्रों आपसे और अगर अलग क्वेश्चन पूछे, सबसे पहले मनोविज्ञान का अभिप्राय किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया, तो तब भी आपका जो आंसर जाने वाला है वो जाएगा मित्रों अरस्तु को। मित्रों वैसे तो हम मनोविज्ञान का आत्मा का प्राचीन मनोविज्ञान का जो जनक मानते हैं वह अरस्तु को मानते हैं, लेकिन मित्रों ध्यान देना एक ऐसे वैज्ञानिक थे, एक ऐसे विद्वान थे जिनका नाम था कोल्सनिक। मित्रों मैंने यहाँ पर आपके लास्ट में लिखा हुआ है कोल्सनिक। मित्रों ये कोल्सनिक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने इस बात को लोगों के सामने रखा कि आप अरस्तु को आत्मा के विज्ञान का जनक नहीं बता सकते। उन्होंने ये बात बोला कि जो आपके प्लेटो है, प्लेटो ही ऐसे विद्वान थे, ये कोल्सनिक के विचार थे मित्रों। कोल्सनिक लोगों को ये बताते हैं कि प्लेटो ही ऐसे विद्वान थे जिन्होंने सबसे पहले आत्मा के बारे में बताया था, आत्मा नामक शब्द की उद्घोषणा की थी। आत्मा को लेकर उन्होंने लोगों को इस बारे में, इस विषय वस्तु के बारे में तमाम जानकारी दी थी। इसलिए मित्रों कोल्सनिक के अनुसार ध्यान देना, आत्मा के विज्ञान का जो जनक है वह वास्तविक जनक वह प्लेटो को मानते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे आत्मा के विज्ञान का जनक कौन है, तो आंसर ध्यान से सुनना अरस्तु आएगा। लेकिन मित्रों बड़े ध्यान से इस बात को भी आप गौर कीजिए और इसको कहीं पे नोट कीजिए कि आत्मा के जो विज्ञान का जनक कोल्सनिक के अनुसार पूछे, यानी कि आपको क्वेश्चन पूछे कोल्सनिक के अनुसार वास्तविक मनोविज्ञान या आत्मा के विज्ञान का जनक कौन है, तो मित्रों फिर आपका आंसर यहाँ जाने वाला है प्लेटो को। इसके बाद में मित्रों ध्यान देना, जब ये आत्मा का विज्ञान, जब अरस्तु इस विषय वस्तु को, मैंने कल आपको इसकी डेट बताई थी 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व, जब इस मनोविज्ञान का अरस्तु ने एक अभिप्राय दिया। अरस्तु ने बताया कि मनोविज्ञान में हम आत्मा के विज्ञान का अध्ययन करेंगे, यानी जब जब आत्मा की बात होगी वहां हम मनोविज्ञान पढ़ रहे होंगे। ये विषय वस्तु मित्रों ध्यान देना, लोगों ने लगभग 2000 वर्षों तक यही अभिप्राय है वो पढ़ते रहे। बाद में मित्रों ध्यान देना, ये टाइम पीरियड में आपको बता दूं 1590 के लगभग, यानी 16वीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुए, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था रुडोल्फ गोइकले। मित्रों ये रुडोल्फ जो गोइकले थे, मित्रों ध्यान देना, इन्होंने सबसे पहले एक किताब लिखी, एक बुक लिखी जिसका नाम था साइकोलॉजिया। और मित्रों इसी साइकोलॉजिया में उन्होंने इस मनोविज्ञान के बारे में एक अंग्रेजी शब्द दिया जिसका नाम है साइकोलॉजी। मित्रों ध्यान देना, आपसे क्वेश्चन कई बार ये क्वेश्चन बनते भी हैं और पूछे भी हुए हैं। आप पिछले साल के तमाम जितने भी आप कंपटीशन एग्जाम देखोगे वहां पर इसी प्रकार से मनोविज्ञान में आपको प्रश्न पत्र में आपको प्रश्न मिलेंगे। मित्रों आपसे पूछे कि किस व्यक्ति द्वारा या किस विद्वान द्वारा मनोविज्ञान का अंग्रेजी में रूपांतरण किया गया, तो उस व्यक्ति का नाम है मित्रों, बड़े ध्यान से नोट करना है, रुडोल्फ गोइकले। और मित्रों ये रुडोल्फ गोइकले ही थे जिन्होंने सबसे पहले मनोविज्ञान का अंग्रेजी में रूपांतरण किया, और उन्होंने एक अपनी प्रमुख पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था साइकोलॉजिया, जिसमें सर्वप्रथम मनोविज्ञान का अंग्रेजी में रूपांतरण हुआ। इसके बाद में मित्रों मैंने आपको बताया था जब ये तमाम चीजें चल रही थी, तो फिर मित्रों ध्यान देना आत्मा के विज्ञान का विखंडन हो गया था। मैंने आपको समझाया था किस आधार पर इसका विखंडन हुआ था। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने आत्मा के बारे में कहा कि आत्मा का जो विज्ञान है, विज्ञान में हम विज्ञान के बारे में उन्होंने बताया कि विज्ञान वह विषय वस्तु होती है जिसकी हम पुष्टि कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसके हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मित्रों आत्मा को हम नहीं देख सकते, नहीं आत्मा पे हम कोई प्रयोग कर सकते, नहीं आत्मा हमें दिखाई देती है। तो इसी आधार पे मित्रों इस आत्मा के विज्ञान का विखंडन हो जाता है। और मित्रों ध्यान देना, इसके बाद में जो नया विज्ञान, जो मनोविज्ञान का जो नया अभिप्राय आता है वह 17वीं सदी में आता है। और 17वीं सदी में मित्रों इटली के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, एक बहुत बड़े विद्वान थे जिनका नाम था पोम्पोनोजी। और पोम्पोनोजी ने मित्रों ध्यान देना इस आत्मा के विज्ञान का विखंडन करते हुए इन्होंने साइकोलॉजी को मन तथा मस्तिष्क का विज्ञान कहा। लेकिन मित्रों फिर वही दुविधा आई, बहुत सारे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि मन का विज्ञान ये कैसे हो सकता है, अब हम मन को भी तो नहीं देख सकते ना। मैंने आपको कल भी कहा था, बताओ अभी आपके मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, तमाम जितने भी प्रकृति में प्राणी हैं सबके मन में अलग अलग विचार होते हैं जिनको हम नहीं देख सकते। और अगर मित्रों हम उसे देख ही नहीं सकते, मन में चलने वाले विचारों को अगर हम जान ही नहीं पाते, देख ही नहीं पाते, उन पे हम प्रयोग कर ही नहीं सकते, तो मित्रों बताओ फिर ये विज्ञान कैसे हुआ। तो मित्रों ध्यान देना, पोम्पोनोजी द्वारा जो 17वीं शताब्दी में जो एक आपने अध्ययन किया था पोम्पोनोजी ने कि ये मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, उसका भी यहाँ पर विखंडन होता है। डेकार्ते के बारे में मैंने कल आपको बताया था दोस्तों, डेकार्ते हुए उसके बाद में 1596 से 1650 में मित्रों ध्यान देना इन्होंने इस मनोविज्ञान को भौतिक शास्त्र में जोड़ने का निर्णय लिया।
सम्मान मनोविज्ञान का बढ़ाने के कारण। लेकिन मित्रों ध्यान देना, ये भौतिक शास्त्र में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हुए जिनका नाम था होब्स, कांट, लॉक, स्पिनोजा। इन्होंने कहा कि आप दर्शन शास्त्र को यानी मनोविज्ञान को आप किस में नहीं जोड़ सकते, भौतिक शास्त्र में नहीं जोड़ सकते, क्योंकि हम बार बार करें विज्ञान उसे कहते हैं। भौतिक शास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं मान, भार, बल, द्रव्यमान। लेकिन न तो मित्रों ध्यान देना आत्मा का कोई भार होता है, न कोई द्रव्यमान होता है, साथ ही साथ न तो कोई मन का द्रव्यमान होता है, न कोई भार होता है। इसलिए मित्रों ध्यान देना, मनोविज्ञान भौतिक शास्त्र का एक प्रमुख विषय नहीं बन पाया। यहाँ तक मित्रों हमने कल इसका क्या किया था, अध्ययन किया था। मित्रों आज देखते हैं हम नया। इसके बाद में मित्रों ध्यान देना, जब ये सारे जो अभिप्राय निकल के आए थे कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, मनोविज्ञान इसका विज्ञान, ये तमाम जितने भी अभिप्राय अभी तक हम देख रहे हैं, इनका विखंडन होने के बाद में मित्रों ध्यान देना एक बहुत बड़ी घटना हुई। 1 सेकेंड दोस्तों। मित्रों ध्यान देना, जब ये तमाम अभिप्राय, मित्रों ध्यान देना, इन तमाम अभिप्राय जब विखंडन हो गए यानी कि इनको मनोविज्ञान का अभिप्राय इनके द्वारा नहीं समझा गया, तो मित्रों एक टाइम था, वो टाइम था मित्रों 1852, 1852 में मित्रों ध्यान देना, जर्मनी के जर्मनी के लिपजिंग नामक स्थान में, जर्मनी के लिपजिंग नामक स्थान में मित्रों में, इस लिपजिंग नामक स्थान में भी एक विश्वविद्यालय थी जिसका नाम था कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। मित्रों बहुत ध्यान से देखना, 1852 यानी 1852 में मित्रों ध्यान देना, जर्मनी के लिपजिंग नामक स्थान में और जहाँ इस स्थान पे एक विश्वविद्यालय थी जिसका नाम था कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। यहाँ पर बहुत सारे विद्वानों का एक सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में मित्रों दो प्रमुख व्यक्ति भी आए हुए थे, जो एक व्यक्ति का नाम था डब्लू और एक का नाम था एस जे। ये दो प्रमुख व्यक्ति थे मित्रों, एक डब्लू था और एक जे था। मित्रों ये जो डब्लू थे और ये जो जे थे, ये दोनों एक जगह खड़े हुए थे, एक स्थान पे खड़े हुए थे। इस स्टोरी के आधार पे आपको मनोविज्ञान का अन्य अभिप्राय का पता चलेगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बड़े ध्यान से इस स्टोरी को इस कहानी के रूप में आप मनोविज्ञान पढ़ते रहिए। मित्रों जर्मनी के 1852 का टाइम पीरियड था, जर्मनी के लिपजिंग नामक स्थान पर मित्रों एक सम्मेलन हुआ था और इस सम्मेलन में वैसे तमाम बहुत सारे लोग आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर दो व्यक्तियों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, एक डब्लू था एक जे था। जब ये दोनों साथ में खड़े हुए थे, वहां पर विचार विमर्श कर रहे थे, तो मित्रों यहाँ पर इनका एक स्टूडेंट आता है। मित्रों ध्यान देना, एक स्टूडेंट आता है और मित्रों कमाल की बात सुनना, ये स्टूडेंट इस डब्लू को तो झुक के प्रणाम करता है, इसको तो वो पूरा नत मस्तिष्क होकर पूरा झुक के इसको प्रणाम करके जाता है। लेकिन मित्रों ध्यान देना, ये जो जे है इसको वो केवल नमस्कार करके जाता है। मित्रों जो ये एक स्टूडेंट आया, वहां पर जो डब्लू नामक जो व्यक्ति था उसको तो पूरा झुक के प्रणाम करके जा रहा है। लेकिन मित्रों ध्यान देना, यहाँ पर जो जे है, जैसे हम नमस्कार करते हैं ये वाला नमस्कार, जब हमें किसी के सामने हम आते हैं और जल्दी में होते हैं तो हम केवल ये वाला नमस्कार करते हैं, तो इसी प्रकार से इन्होंने केवल इसको नमस्कार किया। ये बात से इस जे जो भाई साहब थे इनका दिमाग बहुत ज्यादा खराब होने लग गया कि यार मामला कैसे गड़बड़ हो गया, ये भी विद्वान मैं भी विद्वान, ये भी प्रोफेसर मैं भी प्रोफेसर, तो यार ये जो बच्चा है, ये जो स्टूडेंट है, ये इनको तो झुक के प्रणाम कर रहा है और मुझे केवल नमस्कार कर रहा है, और ये यहाँ से चला भी जाता है ये स्टूडेंट। तो मित्रों जे ने डब्लू को पूछा कि यार मामला क्या है, इस बच्चे ने आपको तो झुक के प्रणाम किया, केवल मुझे नमस्कार किया। तो मित्रों डब्लू को भी इसके बारे में पता नहीं था, तो दोनों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना हम इसी स्टूडेंट को पूछते हैं, इसी एस को पूछते हैं। और मित्रों ये जाते हैं एस के पास, और मित्रों ध्यान देना, ये जो एस था इसका जो जवाब था, ये बड़ा कमाल का जवाब इन्होंने दिया। और कमाल का जवाब क्या था, इन्होंने कहा कि हे मेरे दोनों विद्वानों, हे विद्वान साथियों, हे मेरे प्रिय गुरुजनों, मैंने डब्लू को जो झुक के प्रणाम किया और मैंने जो जे को जो नमस्कार किया, ये मैंने कोई गलत नहीं किया। एस ने कहा कि मैंने डब्लू को झुककर इसलिए प्रणाम किया
क्योंकि ये जो डब्लू है ये दर्शन के प्रोफेसर है, दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट के। ये स्टूडेंट बोलता है कि ये जो डब्लू है ये दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट के प्रोफेसर हैं, जबकि ये जो जे है ये केवल मनोविज्ञान के, साइकोलॉजी के केवल ये प्रोफेसर है। और मित्रों ये स्टूडेंट बोलता है कि जो डब्लू है वो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं और ये जो जे है ये साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं। और मुझे भली भांति पता है कि दर्शन शास्त्र की एक टहनी मात्र है केवल मनोविज्ञान। मित्रों हम बार बार मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे हमारे एक सब्जेक्ट चलते हैं सामाजिक विज्ञान, और मित्रों इस सामाजिक विज्ञान में और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हमारे चलते हैं, जैसे मित्रों जियोग्राफी चलते हैं, पॉलिटिकल चलते हैं, हिस्ट्री चलती है, इकोनॉमिक्स चलती है, वो सॉरी जियोग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ये तमाम सब्जेक्ट आपके केवल हम एसएस में पढ़ते हैं, सोइल साइंस में पढ़ते हैं। तो मित्रों मुझे ये बताओ यहाँ पर ये जियोग्राफी बढ़ी हुई या फिर सामान्य विज्ञान बढ़ी हुई? मित्रों ये तो इनकी टहनी है, जियोग्राफी एक सामाजिक विज्ञान की टहनी है, ये पॉलिटिकल सामाजिक विज्ञान की एक टहनी है, ये हिस्ट्री सामाजिक विज्ञान की एक टहनी है। तो ये तो केवल टहनियां हैं, यहाँ वटवृक्ष तो कौन हुआ? सामान्य विज्ञान हुआ। तो मित्रों उस स्टूडेंट ने भी इनको ये समझाते हुए कि हे मेरे गुरुजनों, यहाँ पर जो ये डब्लू है ये दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं। और मैं बार बार कर रहा हूँ, जब इस मनोविज्ञान की प्रारंभ हुआ था ये दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट से ही निकल के आया था। मित्रों ध्यान देना, अरस्तु, सुकरात और प्लेटो ये प्रमुख दार्शनिक थे जिन्होंने मनोविज्ञान के कंटेक्ट कॉन्सेप्ट आपके पास सबसे पहले रखे थे। तो मित्रों ध्यान देना, इसलिए ये बच्चा बोलता है कि क्योंकि आप दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हो, यानी कि दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर होने का मतलब आप अपने आप में एक वटवृक्ष हो, और वटवृक्ष होने के नाते मैंने आपको झुक के प्रणाम किया। जबकि ये जो जे है ये केवल मनोविज्ञान के प्रोफेसर है, और मनोविज्ञान के प्रोफेसर होने के कारण यानी दर्शन शास्त्र की नाम मात्र की एक टहनी होने के कारण मैंने इनको केवल नमस्कार किया, और वह ये बात कहकर आगे चला जाता है। मित्रों इस बात से सबसे ज्यादा दिमाग इनका खराब हो जाता है कि यार ये तो कमाल हो गया, न जाने अब तक कितने मित्रों, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा अपमान सहा यहाँ पे, तो ये सोचने लग गए कि न जाने मेरे से पहले कितने साथियों ने इस विषय वस्तु को लेकर अपमान सहा होगा, और इसके बाद आने वाले समय में न जाने कितने साथी इस विषय वस्तु को लेकर फिर अपमान सहेंगे। तब से मित्रों ध्यान देना, इनका यहाँ से एक मोटो चलने लग गया कि कैसे भी करके मैं मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पूर्ण रूप से अलग कर दूंगा। और मित्रों इनके प्रयास द्वारा, मित्रों ध्यान देना, जे का मतलब मैं यहाँ ले रहा हूँ, जे का मतलब था विलियम जेम्स। नाम सुना होगा मित्रों, बहुत प्रसिद्ध हमारे वैज्ञानिक थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे विलियम जेम्स। और यहाँ डब्ल्यू का मतलब है मित्रों विलियम हुंट। मित्रों ध्यान देना, जब उन्होंने इस विषय वस्तु को सुना कि दर्शन शास्त्र की एकमात्र टहनी है मनोविज्ञान, तो मित्रों ध्यान देना विलियम जेम्स ने इसको दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने की ठान ली। और मित्रों ध्यान देना, विलियम जेम्स के अथक प्रयास किया, और मित्रों इन्होंने कम से कम 18 वर्ष तक कड़ी मेहनत की। 18 वर्ष तक इन्होंने मित्रों मेहनत की, और इस 18 वर्ष की मेहनत के परिणाम के स्वरूप इन्होंने 1870 में, क्योंकि मित्रों ये सम्मेलन कब हुआ था? 1852 में, यानी कि 1852 में। इसके बाद में विलियम जेम्स ने 18 वर्ष तक कड़ी मेहनत की, और 18 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद मित्रों ध्यान देना 1870 में विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग कर दिया। यानी कि जो अब तक हम मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के विषय मानकर पढ़ रहे थे, 1870 में विलियम जेम्स के अथक प्रयासों के कारण, विभिन्न और बहुत बड़ी मेहनत के कारण जब ये विषय 1870 में दर्शन शास्त्र से अलग हो गए, तो मनोविज्ञान अपने अपने आप में एक स्वतंत्र विषय हुआ। अपने आप में ये क्या हुआ? स्वतंत्र विषय हुआ। और यहाँ से एक क्वेश्चन तो सबसे पहले ये निकल के आता है कि स्वतंत्र मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो मित्रों स्वतंत्र जो मनोविज्ञान के जनक है वह विलियम जेम्स है। आपसे पूछे, देखो ये कई बार ये क्वेश्चन, ये सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड तक के एग्जामों में ये क्वेश्चन बना हुआ है कि मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय कब बना था? तो मित्रों मनोविज्ञान जो स्वतंत्र विषय बना था वह 1870 में बना था। बहुत ध्यान से और बड़ी कॉन्सेप्ट तरीके से इस बात को समझिए आप। आपसे पूछे मनोविज्ञान अपने आप में स्वतंत्र विषय कब बना था, फ्रीडम सब्जेक्ट कब बना था? तो मित्रों ये बना था 1870 में। स्वतंत्र मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स को। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसको जाता है? विलियम जेम्स को। और मित्रों ध्यान देना, जब ये विषय अपने आप में स्वतंत्र हो गए
तब इस विषय में एक आधुनिकता झलक पड़ी, इस विषय में एक मॉडर्न सिस्टम लागू हो गया और मित्रों यहाँ से शुरुआत हो गई आधुनिक मनोविज्ञान। तो मित्रों ध्यान देना, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम जेम्स को कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। मित्रों ध्यान देना, विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो मित्रों ये था आपका मनोविज्ञान का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी चल रहा है, अभी बहुत कुछ मनोविज्ञान की आधार वेशभूषा में आप पढ़ने को मिलेगा। आधार जो इसकी शिला, ये बहुत लंबी शिला है। तो मित्रों ध्यान देना, इसमें आप और भी अभी प्राय जो मनोविज्ञान के हम उनको पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले अब तक हमने क्या पढ़ा उस पर एक बार एक नजर हम उन पे डाल लेते हैं। मित्रों ध्यान देना, तीन चार चीजें तो मैं आपको साथ के साथ बता देता हूं। मित्रों सबसे पहले आपसे पूछे मनोविज्ञान का जनक कौन है? मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो आपका यहाँ आंसर जाने वाला है अरस्तु को। फिर इसके बाद में आपसे पूछे प्राचीन मनोविज्ञान, प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कौन है? तब भी मित्रों ध्यान देना, आपका आंसर जाने वाला है अरस्तु को। मित्रों आपसे पूछे कोल्सनिक के अनुसार, कोल्सनिक के अनुसार मनोविज्ञान के जनक कौन है? तब आंसर जाएगा मित्रों प्लेटो। मित्रों फिर आपसे पूछे मन मनोविज्ञान के आधुनिक जनक, जनक कौन है? तो आपका आंसर जाएगा मित्रों यहाँ पे विलियम जेम्स। और मित्रों आपसे अगला क्वेश्चन पूछे मनोविज्ञान कब स्वतंत्र विषय बनी? तो आपका आंसर जाएगा 1870। तो मित्रों ये अब तक जो हमने पढ़ा, ये अब तक हमारा निचोड़ था मनोविज्ञान को लेकर। ये अब तक का हमारा निचोड़ था। मनोविज्ञान के सबसे पहले जनक कौन हुए? अरस्तु हुए। इसके बाद में प्राचीन मनोविज्ञान के जनक कौन है? वह भी अरस्तु है। कोल्सनिक के अनुसार आत्मा का जो आत्मा की जो अवधारणा है वो सबसे पहले प्लेटो ने दी थी। तो मित्रों ध्यान देना, कोल्सनिक के अनुसार जो मनोविज्ञान के जनक है, यानी कि वास्तविक मनोविज्ञान के जनक है, वह प्लेटो है। इसके बाद में मित्रों मनोविज्ञान के आधुनिक जनक कौन है? अभी मैंने आपको बताया, अमेरिका के बहुत बड़े एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम जेम्स। 1852 की घटना से वो प्रभावित होकर उन्होंने 18 वर्षों तक कड़ी मेहनत करने के बाद में मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पूर्ण रूप से स्वतंत्र किया और वह आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहलाए। इसके बाद में मित्रों आपसे क्वेश्चन अगला पूछ सकता है कि जो मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र से कब अलग हुई? तो कब अलग हुई मित्रों? 1870 में। और मित्रों साथ ही साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आपके जो मनोविज्ञान है जो दर्शन शास्त्र से अलग हुई, इसका श्रेय किसको जाता है? अलग करवाने का श्रेय किसको जाता है? तो वह श्रेय जाता है मित्रों ध्यान देना विलियम जेम्स को। इसके बाद में मित्रों हम आगे बढ़ते हैं। जब विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को 1870 में दर्शन शास्त्र से पूर्णतः अलग कर दिया, तो इसी को अलग करने के साथ साथ विलियम जेम्स ने इस विषय वस्तु को अलग करने के साथ साथ मनोविज्ञान का एक नया अभिप्राय भी दिया। और वह अभिप्राय यह था, उन्होंने कहा कि चेतना ही जीवन है, चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है। मित्रों ध्यान देना, विलियम जेम्स द्वारा ये नया अभिप्राय दिया गया।
जो आपके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ताल्लुकात रखते थे, बिलोंग करते थे। मित्रों ध्यान देना, जब इन्होंने दर्शन शास्त्र से, किन्होंने, विलियम जेम्स ने जब मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर लिया, तो मनोविज्ञान का एक नया अभिप्राय दिया। जो अब तक चल रहा था आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, उनका तो अभिप्राय खारिज हो गया था, लेकिन मनोविज्ञान को एक अलग अभिप्राय दिया गया। चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है। विलियम जेम्स कहते हैं जब तक व्यक्ति में चेतना है तो उसमें जीवन है, और जब तक जीवन है तो उसमें चेतना है। तो मित्रों ध्यान देना, कई बार क्वेश्चन बन जाता है, चेतना का विज्ञान जो मनोविज्ञान का एक प्रमुख अभिप्राय था, वह किस व्यक्ति ने दिया? तो मित्रों वह भी किसने दिया था? विलियम जेम्स ने। और कब दिया था? जब ये मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हो गई थी, यानी कि 1870 ईस्वी में। तो मित्रों ध्यान देना, विलियम जेम्स ऐसे व्यक्ति थे जो आधुनिक मनोविज्ञान के भी जनक थे। मित्रों इन्होंने ही मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया। और मित्रों विलियम जेम्स ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने साइकोलॉजी के लिए यानी मनोविज्ञान के लिए एक नया अभिप्राय लेकर आए, जिसका नाम था चेतना का विज्ञान। आपसे पूछे चेतना के विज्ञान के जनक कौन है, तो मित्रों वह भी कौन है? विलियम जेम्स है। ये तय मान के चले मित्रों, हर बार रिट वैकेंसी, चाहे वो लेवल फर्स्ट हो या लेवल 2 हो, बीएसटीसी पेपर हो, पीटीटी का एग्जाम हो, ग्रेड सेकंड हो, या फिर मित्रों ध्यान देना फर्स्ट ग्रेड हो, परिभाषा अर्थ परिचय, यहाँ से कम आपको हर पेपर में एक क्वेश्चन आपको मिलता हुआ नजर आएगा। वह फिर आपकी किस्मत है कि यहाँ से ना आए, लेकिन 99% अगर आप यहाँ बड़े ध्यान से, बड़े सुशासन तरीके से अगर इस वीडियो को आप देख रहे होंगे, तो मित्रों आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। और आप अपने तमाम सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से दीजिए, ताकि हम और भी आपके लिए बेहतर कर सके। तो मित्रों ये चेतना का विज्ञान का अभिप्राय दिया विलियम जेम्स ने। लेकिन मित्रों ये जो अभिप्राय था, ये 1870 में आया, और 30 साल बाद सबसे कम अभिप्राय मनोविज्ञान में विलियम जेम्स का ही चला। 30 साल बाद मित्रों ध्यान देना, इस चेतना का जो अभिप्राय था, इसका विखंडन हो गया। और इसके दो प्रमुख कारण थे। एक प्रमुख कारण था फ्राइड, आपने नाम सुना होगा फ्राइड साहब का। मित्रों फ्राइड का तो नाम आपने सुना ही होगा। फ्राइड ने लगभग 1900 के समथिंग एक सिद्धांत दिया था, मनोविश्लेषणवाद। फ्राइड ने मित्रों ध्यान देना 1900 के लगभग ही एक सिद्धांत दिया था, जिसका नाम था मनोविश्लेषणवाद। और मित्रों उन्होंने ये बताया था कि जो चेतना होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। जब फ्राइड ने विलियम जेम्स को पूछा कि चेतना का तो विज्ञान है, लेकिन किस प्रकार की चेतना का विज्ञान है, मित्रों ध्यान देना, फ्राइड ने चेतना के 3 रूप बताए। सॉरी, मन के 3 रूप बताए थे मित्रों, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मन के 3 रूप बताए थे, चेतन मन, अचेतन मन और अर्ध चेतन मन। मित्रों ध्यान देना, चेतन मन, अचेतन मन और अर्ध चेतन मन। मित्रों ध्यान देना, जब 1900 के लगभग 1870 में, तो मित्रों अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान का एक नया अभिप्राय दिया, चेतना का विज्ञान। लेकिन मित्रों ध्यान देना, फ्राइड उसके बीच में आते और फ्राइड उनसे पूछते हैं कि अगर ये मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, तो मित्रों ध्यान देना, चेतना 3 प्रकार की होती है। जो मन का पार्ट होता है, यानी चेतन, एक तो चेतन मन होता है, एक अचेतन मन होता है और अर्ध चेतन मन होता है। तो फ्राइड आपके विलियम जेम्स को पूछते हैं कि हमें ये बताओ, मनोविज्ञान में कौन से मन का अध्ययन किया जाता है, कौन सी चेतना का अध्ययन किया जाता है? और मित्रों ध्यान देना, विलियम जेम्स के पास इसका कोई तोड़ नहीं था, उनके पास इसका कोई सुझाव नहीं था, कोई जवाब नहीं था। तो मित्रों ध्यान देना, बस आपका जो चेतना का अभिप्राय है जो विलियम जेम्स द्वारा दिया गया था, इसका विखंडन यहीं पे हो जाता है। मैं आपको थोड़ा इनके बारे में बता दूं। मनोविश्लेषणवाद आपके साइकोलॉजी का बहुत बड़ा एक प्रमुख सिद्धांत है। छोटी सी मैं आपको मनोविश्लेषणवाद के बारे में बता दूं कि जो चेतन मन होता है, अचेतन मन होता है और अर्ध चेतन मन होता है, ये होते क्या है? मित्रों ध्यान देना, चेतन मन का मतलब होता है हमारी जिंदगी के जो सुखद अनुभव होते हैं, जो हमेशा हमें याद रहते हैं, वह हम चेतन मन में स्टोर करते हैं।
मित्रों ध्यान देना, जैसे आप अभी रीट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अभी मित्रों पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे जो भी तमाम एग्जाम है जो आप इसकी तैयारी कर रहे हो, अगर मान लो मित्रों आपका एक टाइम आएगा, आपका एग्जाम हो जाएगा, आपकी आरपीएससी की आएगी, आपका रिजल्ट आएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे और फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मित्रों जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन आप बहुत ज्यादा खुशी में होंगे, आप झूम के उठ जाओगे, आप मिठाई बांट रहे होंगे। मित्रों मान लो आपका सिलेक्शन 15 तारीख को हुआ, कोई सी भी 15 तारीख को, क्या उस 15 तारीख को आप कभी भूल पाओगे? आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो ये जो घटना है, जो हमें जब 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 इस घटना को हम याद करते हैं तो हमें एक खुशी प्राप्त होती है, सुखद अनुभव हमें प्राप्त होते हैं। ऐसी घटनाओं को मित्रों ध्यान देना हम कौन से मन में धकेलते हैं? चेतन मन में। मित्रों मैं आपसे पूछूं, पिछली दीपावली कितनी तारीख की थी? जो पिछले साल की जो दीपावली हम मनाए थे वो कितने तारीख की थी? तो आपको डेट नहीं पता होगा, आपको तारीख नहीं पता होगा, लेकिन मान लो पिछली दीपावली कोई आपकी शादी हुई, आपकी मतलब आपकी मैरिज हुई, शादी हुई, तो उस दीपावली की डेट आपको पता होगा, क्योंकि आप जब आपकी मैरिज हुई थी उस समय आप बहुत खुश थे, आपको सुखद अनुभव हो रहे थे, तो वह मेरी डेट आपको हमेशा याद है, और जब जब उस दिन को आप याद करते हो तो आपको सुखद अनुभव होता है, उसको बोलते हैं चेतन मन। मित्रों अचेतन मन ऐसा मन होता है, बहुत ध्यान से सुनना, अचेतन मन ऐसा मन होता है जो हमें दुखी महसूस होता है। मित्रों चेतन मन का मतलब ऐसा मन जिसमें हम दुखद अनुभव रखते हैं। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब जब जब भी हम इस अचेतन मन में कोई विषय वस्तु को याद करते हैं तो हमें दुख होता है। इसलिए मित्रों ध्यान देना, कोई भी विषय वस्तु जो हमारे चारों तरफ की कोई भी विषय वस्तु जो हमें दुख प्रदान करते हैं उसको हर व्यक्ति किसमें धकेल देता है? अचेतन मन में। अचेतन मन का मतलब ये होता है मित्रों, एक बार लास्ट में इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे दूं। मान लो आप किसी विद्यालय के प्रिंसिपल हो, उस विद्यालय में मित्रों ध्यान देना एडमिशन ओपन हो गए, एडमिशन ओपन होने की जो लास्ट डेट थी वो कंप्लीट हो गई। गवर्नमेंट का आदेश आया कि अब आने वाले तमाम जितने भी नए एडमिशन है, नए जो छात्र हैं उनको आप एडमिशन नहीं दोगे, क्योंकि एडमिशन की लास्ट डेट निकल गई है। अब मान लो मित्रों उसी क्षेत्र का कोई मंत्री का बेटा आपके पास आता है और कहता है सर मेरा एडमिशन करो, तो आप कहोगे कि भैया देखो एडमिशन की लास्ट डेट निकल गई, अब इस बार तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता। वो थोड़ा गुस्से में होगा और वह कहेगा पता नहीं कौन हूं मैं मंत्री का बेटा हूँ, ऐसे कहेगा। आप कहोगे भैया मंत्री के बेटे हो या मुख्यमंत्री के, नियम नियम सबके लिए होते हैं, रूल्स इज रूल्स होते हैं, हम आपका एडमिशन नहीं कर सकते। तो फिर आप क्या करोगे? आप उसको मना करोगे हम एडमिशन नहीं कर सकता, अ, ये नियम के खिलाफ है। तो वो मंत्री का बेटा और ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, आपको दो चार गाली देगा, आपका गुस्से मुस्से मारेगा और आपको मार मुरा के वहां से चला जाएगा। मुझे ये बताओ, ये जो घटना हुई ये आपको दुखी देगी या खुशी देगी? मित्रों जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी घटना विद्यालय में सबके साथ सबके सामने हो रही है, तो आप हमेशा इससे क्या होगे? दुखी महसूस करोगे। जब जब भी इस घटना आपको याद आएगी, आप में एक अंदर से एक दुख की भावना प्रकट होगी, और इस घटना को हम हमेशा के लिए भुलाना चाहते हैं और हम कभी भी इसको याद करना नहीं चाहते। इसलिए ऐसी विषय वस्तु जिसको हम याद नहीं करना चाहते, जिसको हम याद करने पे हमें दुखी होते हैं, उन विषय वस्तु को हम एक हमारा मन होता है जिसके अंदर हम रख देते हैं, उसको बोलते हैं अचेतन मन। और मित्रों अर्धचेतन मन ऐसा मन होता है, वो ध्यान से सुनना, अर्धचेतन मन ऐसा होता है जिसमें सुखद अनुभव भी होते हैं और जिसमें दुखद अनुभव भी होते हैं। जिसमें अगर हम प्रयास करें तो उन दुखद अनुभवों को भूलकर सुखद अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। ये होता है आपका अर्धचेतन मन। तो ये तीन मन थे, तीन चेतनाएं थी, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। और मित्रों फ्राइड ने विलियम जेम्स को पूछा कि आप जो बोल रहे हो कि चेतना का अध्ययन ही मनोविज्ञान है, तो हमें ये बताइए किस चेतना का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है? इसका कोई अभिप्राय मित्रों ध्यान देना विलियम जेम्स के पास नहीं था। और मित्रों ध्यान देना जो विलियम जेम्स थे उनका अभिप्राय इस कारण से खारिज हो जाता है क्योंकि यहाँ पर मनोविश्लेषणवाद आता है। और मित्रों ध्यान देना इसके बारे में फिर फ्राइड ने बताया था कि हम जो मनोविज्ञान में चेतन मन का कभी अध्ययन नहीं करते। बहुत ध्यान से देखना मित्रों, मनोविज्ञान में कभी चेतन मन का अध्ययन नहीं किया जाता, मनोविज्ञान में केवल अर्ध चेतना और अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। और मित्रों ध्यान देना इनका हम लगभग 90% मनोविज्ञान में इनका क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। और मित्रों ध्यान देना मनोविश्लेषणवाद ही वो होता है, अर्ध चेतन मन को चेतन मन में धकेल देना ही मनोविश्लेषणवाद कहलाता है। मित्रों इसके बाद में हमारा जो कल का सिद्धांत रहने वाला है वह रहने वाला है थॉर्नडाइक का, सॉरी दोस्तों, जेबी वॉटसन का।
मित्रों कल जो वीडियो का जो अंतिम पार्ट था, कल वाली वीडियो का, उसमें मैंने आपको लास्ट में एक बात बताई थी कि अंतिम जो मनोविज्ञान का अभिप्राय आया था, क्योंकि अभी यहाँ चेतना का अभिप्राय कंप्लीट खारिज हो गया, तो अगला जो अभिप्राय लेके आएंगे वो जे.बी. वॉटसन लेके आएंगे, जिसे बोलते हैं व्यवहार का मनोविज्ञान। व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। मित्रों मैंने कल आपको ये थोड़ी सी देखो, इंसान की फितरत में होता है गलती करना, और मित्रों मेरे सम्मान्य और सभी के जो आदर्श हैं, सभी के जो आइडियोलॉजी है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वो खुद भी बोलते हैं, गलती एक नहीं हजार करो, लेकिन वह गलती दोबारा मत करो जो आपसे पहले हो गई है। तो मित्रों उसके लिए मुझे काफी खेद है। मैंने आपको कल लास्ट में जाते जाते मैंने व्यवहार का जो विज्ञान बताया था, उसका जनक मैंने आपको थॉर्नडाइक बोल दिया था, वो छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। मित्रों मनोविज्ञान का जो व्यवहारवाद का जो अभिप्राय लेकर आए थे, वह आपके जे.बी. वॉटसन लेकर आए थे, जो एक बहुत बड़े विद्वान थे। और मित्रों ध्यान देना, जो ये कमेंट आप डालते हो इससे हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने मित्र मंडली जो अभी रीट की तैयारी में लगे हुए हैं, हम आगे भी आपकी जीके, पॉलिटिकल साइंस, जनरल साइंस, पटवार, पुलिस, तमाम जितने भी आपके एग्जाम है उनके लिए नियमित क्लासें लेने जा रहे हैं। कल से आपकी इंग्लिश की लगभग लगभग लैंग्वेज की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और हिंदी बहुत जल्दी हम बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। तो मित्रों जो आपका व्यवहार का जो विज्ञान है, मनोविज्ञान में जो व्यवहार शब्द का अभिप्राय जो लेकर आए थे मित्रों, वो जे.बी. वॉटसन लेकर आए थे। और ये जो कमेंट के माध्यम से इस विषय वस्तु के बारे में मुझे पता चला, मैं धन्यवाद शुक्रिया कहना करूंगा अक्षम का, उनका नाम शायद ऐसे था, अक्षम कुमाऊत, जिन्होंने मुझे इस कंटेक्ट के बारे में कुछ बताया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम इसी समय वापस आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत। आप इन वीडियो को अच्छे तरीके से पढ़ते रहे और देखते रहे। जय हिंद।